बाबाओं के आश्रमों में पले हुए लोग अगर देश की बागडोर संभाल लें तो फिर वो बाबाओं के रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि कम से कम ये समझ तो होनी चाहिए कि जो ट्रंप कर रहा है और जो हमारे देश में उसके साथ ताल्लुकात हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कर रहा है उसका असर हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर सीधा पड़ता है। फासीवादी ताकतों के लिए, और मैं आरएसएस को फासीवादी ताकत ही मानता हूँ, फासीवादी ताकतें जो हैं वो नफरत के आधार पर ही आगे बढ़ती हैं। लोग साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में, वैज्ञानिक दृष्टि के बारे में जानना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं गौहर रजा साहब से, जो शायर हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और आज के हालात पर बहुत तीखी नज़र रखने वाले शख्स हैं, इंडियन सिटीज़न हैं। और ख़ास तौर से जिस तरह से उनकी किताब मिथकों से विज्ञान तक अलग अलग भाषाओं में सामने आई है और बहुत ही पॉपुलर हो रही है, अंग्रेज़ी में आ चुकी है, मराठी में आ चुकी है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही और भाषाओं में भी आएगी। वो उस समय इस किताब पर चर्चा है जिस समय देश में साइंस, विज्ञान, साइंटिफिक टेम्पर बहुत तेजी से गिर रहा है, उस पर हमले बहुत तेज हो रहे हैं। एक ऐसे समय इस किताब का आना जिस समय देश की राजनीति बाबाओं के हवाले हो रही है, वह अपने आप को, इस किताब को और गौहर रजा साहब को बहुत ख़ास बनाती है। बेबाक भाषा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हमने जब हिंदी में किताब आई थी मिथकों से विज्ञान तक, तब चर्चा की थी और उस समय भी जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी थी वो इसकी ज़बान थी। ये बताएं गौहर कि आप अपनी शिनाख्त कैसे करते हैं? मतलब आप शायर के तौर पर, वैज्ञानिक के तौर पर, मौजूदा जो हालात है उस पर बहुत तीखे आपके इंटरवेंशंस होते हैं। सबसे प्रिय आपको कौन सी अपनी पहचान है? ये सारी पहचानें प्रिय हैं और ये सारी पहचानें जो हैं वही शायद कंप्लीट इंसान बनाती हैं। मुझे लगेगा कि अगर इनमें से कुछ भी एक चीज़ भी अलग कर दी जाए तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। सिर्फ ये नहीं है कि एक चौथाई रह जाऊंगा अगर एक चीज़ ख़त्म की जाए तो, बल्कि अधूरा हो जाऊंगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि अक्सर लोग कहते हैं आप साइंटिस्ट हैं, आप पॉलिटिक्स पे क्यों बात कर रहे हैं जी। या आप साइंटिस्ट हैं, आप शायर कैसे हो गए। तो इनमें अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं आती जी। तो फिर आपको ये भी नहीं आता कि साइंस के ऊपर क्या उसका असर पड़ने जा रहा है। हम देख रहे हैं हमारे दौर में ही साइंस में कितने भयानक बदलाव लाए गए और वो पॉलिटिक्स की वजह से हुए हैं। इंस्टीट्यूशंस बंद किए गए हैं, करिकुलम चेंज किया गया है, अब यूजीसी और सबको मर्ज किया जा रहा है। तो ये तो डायरेक्टली मेरी ज़िंदगी के ऊपर असर डालते हैं। बड़ी अजीब बात थी, अभी मैं किताब के ही सिलसिले में गया हुआ था गुजरात। किताब का वहाँ गुजराती का आपने जिक्र नहीं किया, गुजराती में भी आ गई है, तो गुजराती का विमोचन था। सूरत गया था मैं वहाँ, तो वहाँ पर एक साहब ने ये कहा कि जब से ये टैरिफ लगा है, तब से अमेरिका ने लगाया, तब से यहाँ की इंडस्ट्री, जो ऑर्नामेंट्स की इंडस्ट्री थी, उसका ये हाल है कि लोगों ने अपने बच्चों को निकाल लिया है, उनके पास पैसे नहीं बचे हैं फीस देने के स्कूलों से। तो ट्रंप वहाँ फैसला ले रहे हैं और यहाँ एक बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ रहा है। अगर ये तार नहीं दिखाई दे रहा तो फिर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर तो आप अंधे हैं। फिर आप बात करेंगे कि वो तो वहाँ पर हो रहा है और इसका सूरत से क्या कनेक्शन है, और बच्चे की ज़िंदगी से क्या कनेक्शन है। और वो भी सूरत के गाँव आसपास के जगह जहाँ से वहाँ के मजदूर आते हैं और मिडिल क्लास आती है, उसके ऊपर ये हीरे की नगरी की बता रहे हैं आप। हीरे की नगरी है जी। और वहाँ पे असर पड़ रहा है गांव में रहने वाले किसी आदमी के ऊपर। तो पॉलिटिक्स अगर आपको नहीं आती, पॉलिटिक्स का खाली ये मतलब थोड़ी ना है कि वो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने चल दें। जी। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि कम से कम ये समझ तो होनी चाहिए कि जो ट्रंप कर रहा है और जो हमारे देश में उसके साथ ताल्लुकात हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कर रहा है, उसका असर हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर सीधा पड़ता है।
जी। गौहर, आपकी किताब अंग्रेज़ी हिंदी में जो टाइटल है, मिथक से विज्ञान तक, अंग्रेज़ी में फ्रॉम मिथ्स टू साइंस, लेकिन 2025 अब ख़त्म हो रहा है और हम देख रहे हैं कि कहानी उल्टी चल रही है। साइंस से अब हम मिथक तक जा रहे हैं और मिथक ही साइंस हो रहे हैं, साइंस के तौर पर पेश किए जा रहे हैं और ये कोई फ्रिंज एलिमेंट भी नहीं कर रहा। ये दरअसल जिनके कंधों पर इस मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी है, वहाँ से ये अनसाइंटिफिक टेम्पर या अवैज्ञानिक सोच या जो मिथक हैं, वह आ रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या सिलसिला है? मुझे लगता है कि इनके कंधों पर गैर जिम्मेदारी डाल दी गई है बजाय जिम्मेदारी के। इनके कंधे इसलिए बने ही नहीं थे कि देश की जिम्मेदारी इनके ऊपर डाली जाए। बाबाओं के आश्रमों में पले हुए लोग अगर देश की बागडोर संभाल लें तो फिर वो बाबाओं के रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा कत्लेआम, पहला कत्लेआम जो होगा वो साइंस का ही होगा और वो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक अवाम का सवाल है, मैं 30 साल तक जाता रहा लगातार कुंभ कुंभ में। मेले में, और कुंभ मेले की सारी रिसर्च ये कहती है कि लोगों के बीच में अंधविश्वास कम हुए, लोगों के बीच में साइंस की जानकारी भी बढ़ी है और साइंस में विश्वास भी बढ़ा है। और ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि साइंटिस्ट की बहुत इज्जत है इस मुल्क के अंदर अवाम के बीच में। ये अलग बात है कि पॉलिटिशियंस उनकी कोई इज्जत नहीं करते, साइंस की भी इज्जत नहीं करते, साइंटिफिक टेम्पर की भी इज्जत नहीं करते, और वो सिलसिला प्रधानमंत्री से सीधे शुरू होता है कि हमें इज्जत करनी ही नहीं है जी। साइंस की। तो ऐसे में ये कहना कि अवाम के बीच में कम हो रही है, मैं नहीं समझता कि वो सही आकलन होगा। लेकिन आज बाबाओं का जो मठ है और जिस तरह से लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और अब जो बाबा हैं वो तो उस तरह के भी बाबा नहीं, अब 26-26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र वाले बाबा हैं, लेकिन भीड़ तो आम आदमी की ही है वहाँ पर। ये कौन लोग हैं? मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जब गणेश जी ने दूध पीना शुरू किया जी। तो ऐसा लगा था कि पूरे देश की सारी जनता उमड़ के सड़क पर आ गई है और मंदिरों के चारों तरफ उस चमत्कार को देखने या चमत्कार में पार्टिसिपेट करने के लिए चली गई है। लेकिन उस वक्त जो सर्वे किया था उसके अनुसार, वो बहुत छोटा सर्वे था, लेकिन उसके अनुसार सिर्फ इस देश की 20% जनता बाहर निकली थी और उसमें भी हिंदू बाहर निकले थे जो 20% हिंदू थे। तो 80% तो नहीं निकले थे। उस समय भी हमारी नहीं नज़र 80% पे नहीं है, वो 20% पे है। तो वही बात हमको ये यहाँ भी विश्वास देखना। आपको आज भी है? मुझे आज भी ये विश्वास है कि इस देश की जनता अभी भी साइंस के लिए, विज्ञान और वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक संस्थानों के लिए जितनी इज्जत है उसके दिल में, वो और मुल्कों में ज़रा कम देखने को मिलती है हमको। मैंने कई, ये मेरा एरिया है तो जाहिर है कि मैं सर्वेज देखता रहता हूँ लगातार, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि हमारी देश की जनता के दिल में जो नई नॉलेज के लिए, जो कल नॉलेज आई है, जो वैज्ञानिक नॉलेज है, उसके लिए इज्जत बहुत है। हो सकता है वो समझ ना पाएँ, ये अलग बात है, जी। बहुत सारी नॉलेज को। पर जो सवाल आप उठा रही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। एक तरफ तो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो अंधविश्वास का धर्म के नाम पर, उसके साथ मिक्स करके नफरत, ये दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। दूसरी तरफ ये बाबा हैं जो एजेंट हैं, इनको अपना एक मार्केट दिखाई देता है मुल्क के अंदर और उनका प्रोडक्ट ही अंधविश्वास है, यानी वो अंधविश्वास बेच रहे हैं जनता के बीच में। जनता थोड़ी देर सुनती है उनको, कभी कभी होता है कि वाह चमत्कार हो गया, ये कर दिया उस बाबा ने, उसमें कभी बह भी जाते हैं लोग। लेकिन ज़्यादातर अवाम इस मुल्क के साइंस जानना चाहते हैं, विज्ञान जानना चाहते हैं, विज्ञान के आधार के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट,
एक बड़ी अजीब बात शुरुआत में ही पता लगी जब मैंने इस एरिया में काम करना शुरू किया, और वो ये थी, जिसका जिक्र मैंने किताब में भी किया है, कि एक आदमी के दिमाग का जो जो सोच है उसकी, उसके ढांचे के अंदर एक हिस्सा ऐसा होता है जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यानी मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ कि किसी की आवाज़ क्यों पसंद है, कोई गाना क्यों पसंद आ रहा है किसी एक का, किसी की कोई नज़्म क्यों पसंद आ रही है, कोई रंग क्यों पसंद है आपको, कोई फल क्यों पसंद है खाने में, इसकी कोई रैशनैलिटी नहीं है, ये साइंस नहीं बता सकती कि इस वजह से है। तो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है, और वही चीज़ हमको धार्मिक विश्वासों में भी दिखाई देती है, और दूसरी तरफ हम बिल्कुल रैशनल होते हैं। यानी सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो मुझे लगती है इसके लिए वो यही है कि शादी में आपकी जेब में कितने पैसे हैं ये डिसाइड करता है कि आप कितना, कहाँ, कितने लोगों को क्या खाना खिलाने जा रहे हैं जी। इसके लिए आप किसी धार्मिक आदमी को नहीं चुनते, ये फैसला आपका सिर्फ जेब के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से बारात घर में होगा, डिस्टेंस क्या है, लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, पार्किंग है नहीं है, पर सामग्री क्या होगी, निकाह पढ़ा जाएगा या फेरे लगाए जाएंगे। तो ये जो बदलाव है आदमी के अंदर, ये बड़ा सिंपल सा बदलाव होता है। बाबाओं ने और पॉलिटिकल फोर्सेस ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। उनकी कोशिश ये है कि अवाम के बीच में एक नफ़रत का टुकड़ा है, एक मोहब्बत का टुकड़ा है। हम नफ़रत के टुकड़े को बड़ा कर देते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए। हम इर्रेशनल जो हिस्सा है दिमाग का, सोच का, हम उसको बड़ा कर देते हैं। कोशिश ये हमारी रहेगी ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सके और हम गद्दी पे बैठे रहें, लोग बेवकूफ़ बनते रहें। पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि रोज़ नया तमाशा दिखाना पड़ता है। लेकिन तमाशा तो चला ही जा रहा है और सामने वैज्ञानिक भी बैठे रहते हैं, तो भी वो अंधविश्वास पर ताली बजाते रहते हैं। हमने तो मोदी जी के तमाम प्लास्टिक सर्जरी से लेकर नाले से गैस वाला सिलसिला और एक्स्ट्रा 2AB A+B इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, और जब उसका रिजल्ट निकालते थे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2AB कहां से आया? 2AB कहां से आया? ये 2AB कहां से आया? ये 2AB है, वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। ये जो 2AB एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई उस ब्रैकेट में से, ये विश्वास के ब्रैकेट में से एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई। जब वो संगठन का ब्रैकेट लग जाता है, ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। किसी भी देश के वैज्ञानिक ने सामने जो बैठे थे, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया इस पर? ये बात आपको अभी भी सालती है? नहीं, बहुत खलती है, बहुत खलती है ये बात। ख़ास तौर से मुझे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक भाईचारे की पॉलिटिक्स होती है, एक वैज्ञानिक सोच की पॉलिटिक्स होती है, और दूसरी तरफ अंधविश्वास की और नफ़रत की पॉलिटिक्स होती है। तो उनसे भी शिकायत है, लेकिन उनसे कम शिकायत है। पर जो लोग समझदार हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या साइंटिस्ट हैं, या किसी और फील्ड में हैं, उनको इतनी साइंस तो आती ही है कि नाले की गैस के ऊपर ताली बजाई जाए। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। कि नाले की गैस से मोदी जी ने चाय बनवा दी। मतलब मैं काम जाता हूँ, वो जब होता है कि प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण बताया जाता है गणेश जी को, और लोग ताली बजाते हैं, और ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं जो ताली बजाते हैं, तो मैं कांप जाता हूँ, क्योंकि यहाँ ये पॉलिटिक्स का एक रास्ता चुन लिया गया फिर, और आप उसको, उस पॉलिटिक्स के रास्ते को फिर आप ताली बजा करके सैंक्टिटी दे रहे हैं। एक सवाल जो मेरे दिमाग में उठता है कि जो नेहरूवियन मॉडल है, नेहरू वैसे भी हमारे मोदी जी के बहुत
खास मतलब रात में, दिन में, सोते समय, हर समय उनके दिमाग में आते हैं। उनका जो एक विकास का मॉडल, साइंटिफिक टेम्पर का जो मॉडल, जिसके आप काफ़ी मुरीद हैं, वो ऐसा क्या हुआ कि वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया? हालांकि गिरने की प्रक्रिया 2014 से पहले भी है, लेकिन कहीं भी कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, डेमोक्रेसी हमारे पास है, लेकिन दिखाई देता है कि वो जो मॉडल था वो ताश के पत्तों की तरह भरा के गिर गया। मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ इस बात से, और वो इस वजह से कि आपने जो बात कही है वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है कि मोदी जी को रात को नींद नहीं आती, तो वो मॉडल उन्हें सोने नहीं दे रहा है। वो मॉडल जिसमें दो हिस्से थे बड़े, एक तरफ था इंस्टीट्यूशंस का बनाना, यानी साइंस के इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे हम, उनका विस्तार करेंगे, रिसर्च होगी, और वो फिर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट तक पहुँचाएगी, और ये शुरुआत एजुकेशन से हो जाती। ये मॉडल का एक हिस्सा है। दूसरा, नेहरू जब साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं तो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं कि जो लोग स्कूल नहीं भी जा पा रहे उनका सोच का तरीका बदलने की ज़रूरत है देश के अंदर। जो लोग साइंस नहीं भी पढ़ रहे हैं उनकी सोच का तरीका बदलने की ज़रूरत है, ताकि वो तर्क के ऊपर आधारित अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये दो हिस्से हैं इस मॉडल के, और मैं समझता हूँ कि इन दोनों को अलग अलग नज़र से हमको देखना चाहिए। तो जहाँ तक सोच का सवाल है, उसमें हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदलाव नहीं ला पाए, पर ये जो बात कही थी मैंने शुरुआत में ही कि आज भी इज्जत साइंस की, विज्ञान की हमारे देश में बहुत है, और उसकी वजह यही है कि हमने नेहरू की लीडरशिप में उस वक्त कोशिश की कम से कम कि साइंटिफिक टेम्पर लोगों तक पहुंचे, सोच का तरीका थोड़ा बदले लोगों का। और दूसरी तरफ हमने संस्थान बनाए, पैसा लगाया, गरीब मुल्क थे, जख्मी मुल्क थे, और उस वजह से लगभग 70 साल तक इस देश में डेमोक्रेसी रही। जी, लेकिन देखिए हमारे पड़ोसी देशों में नहीं रह पाई। लेकिन आप जिस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं 2025 में, वो जो इंस्टीट्यूशन है, हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, वो इंस्टीट्यूशन गौमूत्र पर शोध करने के लिए पैसा देते हैं। तमाम अवैज्ञानिक चीज़ों पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में हवन से कितना ऊर्जा पैदा की जा सकती है, इसके लिए बड़े पैमाने पर हवन करने के लिए छात्रों को बैठाया जाता है। आइंस्टाइन गायब हैं, डार्विन गायब हैं, और इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो चैलेंज होना चाहिए, जो हमें बाकी मुल्कों में दिखाई देता है, वो इंस्टीट्यूशन से उस तरह की चुनौती नहीं देते हुए आवाज़ें आती हैं। उसकी आप सही कह रही हैं, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस 3 बड़ी हैं, जहाँ साइंटिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक दिल्ली की है, एक बेंगलोर की है, और एक इलाहाबाद की है। तीनों ने मिलके पहली बार आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ, और वो 2014 के बाद ही हुआ है, इससे पहले कभी नहीं उठाई। इस बार बहुत सख्त रिएक्शन उनकी तरफ से आया था, तो ये कहना सही नहीं होगा कि साइंटिस्ट ने आवाज़ नहीं उठाई। साइंटिस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, पर वो आवाज़ बहुत कमज़ोर है, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी वजह यह है कि साइंस का सारा पैसा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डीबीटी कंट्रोल करते हैं। थोड़ा बहुत यूजीसी के पास है पैसा, लेकिन साइंस के लिए मेजर पैसा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और उधर से आता है। तो उस वजह से हमेशा ही साइंटिस्ट की आवाज़ हमारे मुल्क में दबी रही। उनके पार्टिसिपेशन के तरीके अलग थे साइंस पॉलिसी में, अब उनको साइंस पॉलिसी से ही दूर किया जा रहा है जी। पर यह याद रखना चाहिए कि बिल्कुल रूढ़िवादी साइंटिस्ट जो आरएसएस की शाखा से निकला हुआ है, उसका भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट साइंस की तरफ रहता है।
तो वो भी चटपटा रहा है। ये अकेला एरिया है जहां पर अटैक उनके लिए मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि वो जो बिल्कुल ही भक्त है, वो भक्त भी कहीं ना कहीं साइंस की तरफ कमिटेड है, और इसलिए जो साइंस के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है उसमें वो भी सेक्शन साइंटिस्ट का छटपटा रहा है। उसके पास जवाब नहीं है देने के लिए कि ये क्या हो रहा है। वो भी समझता है इस बात को कि ये सूडो साइंस जो है, ये गौमूत्र के ऊपर रिसर्च करवा रहे हैं, 5 गधे के ऊपर रिसर्च करवा रहे हैं, संजीवनी बूटी के ऊपर रिसर्च करवा रहे हैं, भूतों के ऊपर उस तरह से रिसर्च करवा रहे हैं जैसे पाकिस्तान में करवाने की कोशिश की गई। तो पाकिस्तान से ब्लूप्रिंट जो आया यहाँ पर, वो अब इम्प्लीमेंट करने की सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और मेरा ख्याल ये है कि ये इस वक्त दोनों तरह का बहुत भयानक टकराव हो रहा है। एक टकराव ख्यालात के लेवल के ऊपर है, जो साइंस के साथ टकरा रहे हैं। बाबाओं की फैक्ट्री से निकले हुए ये ख्यालात रीपैकेज्ड हैं, नए रैपर्स में आ रहे हैं लोगों के पास, और ये टकराव भीषण है बहुत। मुझे लगता है कि इस ब्लूप्रिंट में हिंदुस्तान में इनका जीतना मुश्किल है, जो रूढ़िवादी विचारधारा है। आपको ऐसा लगता है? अभी तक मुझे ये यकीन है। हो अच्छा, सकता ये है कि कल बताइए हालात कि बदल जाए। अभी जो टर्म्स हैं जो 2025 में हिंदू राष्ट्र से सनातन हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ा है, इसमें साइंस कहाँ है? मैंने आपसे कहा ना कि जब मदारी है तो उसे रोज नया तमाशा दिखाना पड़ता है। कल तक हिंदू था, अब सनातन कहना पड़ रहा है, तो रोज नई टर्म होंगी, कहीं नाम बदले जाएंगे, रोड्स के नाम से लेकर के शहरों के नाम, और जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उसमें स्कीम्स के नाम, तो रीपैकेजिंग लगातार होती चलती रहेगी। हाँ, वो चलती लेकिन रहेगी। इसमें जो एक बुनियादी चीज़ है कि जो नफरत है ना, तो मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि नफरत इस समय रूल ऑफ लॉ के तौर पर है कि आप मुसलमान देख के लिंच कर रहे हैं। बिहार जैसे जगहों पे 3-3 4-4 लिंचिंग्स हो चुकी हैं। बड़े पैमाने पर बायकॉट का मामला है, और नफरत एक तरह से दिमाग में सीमेंट करवाती जा रही है। जिस आवाम का आप जिक्र कर रहे हैं उसके दिमाग में बड़े पैमाने पर हो गया है। लेकिन इसे तो टकराना चाहिए था, क्योंकि क्या आपको लगता है कि नफरत का भी कोई साइंटिफिक आधार इन्होंने घोष लिया है? नफरत का आधार नहीं। ये दोनों चीज़ें, यानी अंधविश्वास समाज के अंदर, जो धर्म से जिसका कोई सीधा लेना देना नहीं है, वो और नफरत, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं फैल सकती। अगर आप तर्क पे चल रहे हैं तो फिर आप किसी से नफरत इस आधार पे नहीं कर सकते कि उसका विश्वास किसी और चीज़ में, आपसे उसका विश्वास नहीं मिलता जी। तो नफरत अपनी जगह पे ज़रूरी है अंधविश्वास फैलाने के लिए। मेरा अंधविश्वास जो है वो साइंटिफिक है, और दूसरे का अंधविश्वास अंधविश्वास है। तो जब तक ये नहीं होगा समाज में, तब तक अंधविश्वास फैलाना मुश्किल है। और नफरत फासीवादी ताकतों के लिए, और मैं आरएसएस को फासीवादी ताकत ही मानता हूँ, वो खुद को मानते हैं, हिटलर का और मैसेलिनी का अपने को मानते हैं। गोलवालकर की किताब, सावरकर की किताब, मुझे इन सबको देख लीजिए आप, वो खुद को कहते हैं, बहुत सारे लोग उनको डिफेंड करते हैं कि नहीं नहीं फासीवादी नहीं है, फासीवादी। और ये भी मैं मानता हूँ कि सारे के सारे आरएसएस हैं, मतलब जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आरएसएस हैं। वो अपने को कहते हैं डिफेंड करने वाले, नहीं कहते, मीडिया नहीं कहता उनको जी। तो ऐसे में फासीवादी ताकतें जो हैं वो नफरत के आधार पर ही आगे बढ़ती हैं। मैं फिर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अभी जो भयानक चीज़ सुन के आ रहा हूँ मैं गुजरात से, कि पहले तो बॉर्डर खिंचे हुए थे हिंदुओं की कॉलोनीज़ और मुसलमानों की कॉलोनीज़ में, और उनको कहा जाता कि बॉर्डर के पार जा रहे हो क्या। इस बार ये सुनने को मिला कि मुसलमानों के एरिया में तो हिंदू नहीं ले सकते प्रॉपर्टी, और हिंदुओं के एरिया में मुसलमान नहीं ले सकते। लेकिन ये अब एक कदम आगे बढ़ गया है, जातों की कॉलोनीज बननी शुरू हो गई हैं, और एक जात वाले दूसरे जात वालों को अपनी कॉलोनी में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं।
बर्दाश्त नहीं कर रहे। वहाँ तो कॉलेजेस और हॉस्टल्स जात के आधार पर हैं। जात के आधार के ऊपर। तो ये बंटवारा और नफरत की राजनीति जो है, इसका कोई अंत नहीं होता। आखिर में आप अकेले रह जाते हैं नफरती, जो अंधविश्वास से घिरा हुआ है। और क्योंकि आपने ये पैकेज ले लिया है, एक तरफ अंधविश्वास और दूसरी तरफ नफरत पैकेज ले लिया है, तो इसका कोई अंत नहीं है, आप अकेले ही बचेंगे। आज की तारीख में एक तो हमने बात की कि साइंस के बारे में जो सोच है वो कितनी नीचे तक है और उस पर ख़तरा कितना है। दूसरा हमें ख़तरा दिखाई दे रहा है कि देश की जमहूरियत पे ख़तरा है, लोकतंत्र पे ख़तरा है। और इसमें क्योंकि आप कम्युनिकेटर हैं, जो मीडिया है उसकी एक भूमिका दिखाई दे रही है। मीडिया पूरी तरह से, जिसे गोदी मीडिया है, वो एक अलाइंड है। उससे भी जो अंधविश्वास फैल रहा है, क्योंकि लगातार तमाम प्रोग्राम्स और हिंदुत्व का जो एजेंडा है इस मीडिया के ज़रिए नीचे तक जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वो एक जो टूल है वो कहीं चेक हो सकता है? मीडिया में बदलाव जो है वो नई सेंचुरी जिसमें अब हम हैं, 21वीं सदी की शुरुआत से ही हो गया था। और मुझे याद है कि हर दूसरे दिन किसी न किसी टीवी चैनल के ऊपर बुलाया जाता था कि अब ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, अब ये मिल गया, वो मिल गया है। कहीं मंदिर में मिल रहा था, कहीं बाढ़ आ रही थी तो इस वजह से आ रही थी कि मूर्ति खिसका दी गई थी गलत तरीके से। ये सब कुछ हमने होते हुए देखा है। तो मीडिया ने अंधविश्वास को बढ़ाने में जो रोल अदा किया है इस बीच में, उसके लिए अगली जनरेशन उसे माफ़ नहीं करेंगी। ये बदलाव इससे पहले ही आ चुका था कि मोदी सरकार आई। इनफैक्ट मोदी सरकार के लिए आने के लिए ज़मीन उन्होंने पुख्ता की, उसको खाद पानी दिया जी। और ऐसा लगा जैसे कि जो अंग्रेज हिंदुस्तान के बारे में कहा करते थे वैसा हिंदुस्तान है दोबारा से। यानी सब तरफ अंधविश्वास का राज है, हाथियों का और चमत्कार करने वालों का और सपेरों का राज है इस देश में। न कोई साइंटिस्ट बचा है, न कोई बुद्धिजीवी बचा है इस देश में। बस सिर्फ बाबा हैं, चमत्कार हो रहे हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों में। कहाँ कहाँ चमत्कार नहीं हुए। पुरानी दिल्ली में तो एक चमत्कारी को लेकर के आ गए थे, उसे भूत मिल गया था। तो मैं उसका साक्षी हूँ कि एक बड़ी चैनल में कितनी मारपीट हुई थी, दोनों के बीच में पैसे पे झगड़ा हुआ था। तो ये जो इमेज प्रोजेक्शन था अंदर हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान का, वो बहुत भयानक था। मेरे ख्याल में इस मीडिया को अभी तो कोई मुझे उम्मीद दिखाई नहीं देती कि इसमें कोई बदलाव आने जा रहा है। ये नतमस्तक रहेगा जो भी सरकार में आ रहा है उसके, और अभी ये जाने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही एक मीडिया घराने में जिसने हिंदुत्व का एजेंडा बहुत तेज़ी से, मतलब सुबह शाम नफरत चलती है, हिंदू मुसलमान चलता है, आज तक उसने जो साहित्य आज तक किया, उसने आपको भी सम्मानित किया इस किताब को। क्या आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगा कि एक ऐसे मीडिया के ऐसे आयोजन में जाएं और जहां विज्ञान की बात है उसे लेकर जाएं आप? मैंने, जब मेरे पास टेलीफोन आया था तो मैंने मना कर दिया था और मैंने ये कहा कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जाहिर है कि जो साहब पहले जिनका चयन किया गया था देने के लिए अवार्ड, उस पर ही मुझे आपत्ति थी, तो जाने का सवाल ही नहीं था वहाँ पर। फिर ये भी हुआ कि बदला गया वो नाम, और जो दोस्त वहाँ थे उनका बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि आप इसे एक्सेप्ट कर लें। तो मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा। अब उन दोस्तों के भी नाम लेना कोई बहुत अच्छा नहीं होगा कि जिनसे मैंने पूछा जी। पर जो मेरी तरह की सोच रखते हैं, जो जानते हैं कि
ऐसे में क्या करना चाहिए या उन्होंने खुद क्या किया है ऐसे धर्म संकट के वक्त के ऊपर। तो कलिंगा अवार्ड के लिए मैं मना कर ही हाँ, चुका क्योंकि था, उस समय हमने देखा था। मैं मना कर ही चुका था उसके लिए। तो यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स थे और सबकी कुल मिला के ये राय रही कि आपको जाना चाहिए और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और उनका आर्गुमेंट यही था मेरे दोस्तों का कि इसलिए एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक तो ये अच्छी किताब है आपकी, इसको सम्मानित किया जा रहा है, अगर इसको नहीं किया जाएगा तो फिर किसी बुरी किताब को शायद कर दिया जाए सम्मानित। और दूसरा आर्गुमेंट ये था कि आम लोगों तक आप पहुंचना चाहते हैं, इस चैनल में कम से कम साहित्य वाला जो सेक्शन है जी, वो जो प्रोग्राम्स करते हैं वहाँ कम से कम नफरत नहीं होती है। तो बहुत हेजिटेशन के बाद, लगभग 1-1.5 महीने की वार्तालाप होने के बाद दोस्तों की जब ये राय बनी तो मैंने उसे क्योंकि ये accept सवाल कर इसलिए लिया। बहुत मौजूद था मेरे लिए क्योंकि इससे पहले लंबी डिबेट कई और साहित्यकारों को लेकर हम करते रहे थे। उनको भी एक लेजिटिमेसी मिलती है क्योंकि आज तक जिस तरह का प्रोपेगेंडा और ख़ास तौर से जो हिंदुत्व का नफरती एजेंडा है उसका एक तरह से चैंपियन है। वो कोई भी ये गोदी मीडिया जितनी भी हैं, ये बड़ी चैनल्स जो हैं, उनका सबका वही सबका हाल एजेंडा है। आप किसी के ऊपर उंगली रख करके ये नहीं कह सकते कि भाई ये नफरत नहीं फैला रहे या ये अंधविश्वास नहीं फैला रहे। जी। तो फैलाया, सब नहीं फैलाया है इनमें से। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे ये किताब है, इस किताब की एक रीच पहुंची है, आज की तारीख में आपको लगता है कि आप जो बाबाओं का पाखंड है, जो धर्म और राजनीति के बाबा हैं उनका पाखंड है, जिस तरह से आपने शुरू में काम किया उस तरह का काम की गुंजाइश अभी है जहाँ पर आप सीधे, क्योंकि हमें ये भी दिखाई देता है कि जिस सत्य साई बाबा के उत्सव में मोदी जी शामिल होते हैं, फिर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होती हैं, जिन्होंने सरेआम ऐसा अंधविश्वास फैलाया था, भभूत से लेकर सोने की चेन फेंकना, जिसे उस समय की वैज्ञानिक कम्युनिटी ने काउंटर किया था और बताया था कि ये फ्रॉड है। आज की तारीख में आपको लगता है कि आपकी जो जमात है इस तरह का काउंटर कर सकती है? काउंटर कर रही है। अब मीडिया कवर ना करे तो जाहिर है कि वो लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है। लगातार काउंटर कर रही है और ये किताब भी उसी का ही एक प्रमाण है, उसी तरफ एक कदम है। और मुझे लगता है कि इस किताब से मुझे बहुत उम्मीद मिली है। मैंने नहीं सोचा था कि ये साल भर से ज़्यादा बेस्ट सेलर रहेगी, और जब हज़ारों में प्रतियां जाती हैं तो वो मेरे दोस्त तो हैं नहीं, सारे के सारे, हो सकता है 500 दोस्तों ने ख़रीद ली हो ये किताब। और ख़रीदना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है पार्टिसिपेशन के लिए किताब में। तो अगर ये हज़ारों में हिंदी में बिक रही है और ज़बानों में ये ट्रांसलेट हो रही है तो इस किताब की ज़रूरत है। मतलब भूख है लोगों के अंदर, जानने की जिज्ञासा है, नई चीज़ें या ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स, जो सोच के ढांचे हैं, उनको ग्रहण करने की, जी, कम से कम उनको समझने की कोशिश की तो भूख है ही। तो आप जो कह रही हैं कि क्या आज भी लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में लाखों लोग कर रहे हैं, हज़ारों की बात नहीं कर रहा। लाखों लोग ऐसे हैं जो लगे हुए हैं। और जो कमेंट्स आए हैं किताब के ऊपर, मैं उन नफरती कमेंट्स को छोड़ दूं जिन्होंने किताब पढ़ी भी नहीं और बहुत ही अश्लील किस्म के कमेंट्स थे, वो छोड़ दिया जाए, वो 1% भी नहीं है। वो जो कमेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने पढ़ ली किताब, उनके कमेंट्स से बहुत उम्मीद मिलती है, क्योंकि एक बहुत रिपीटेड कमेंट जो आ रहा है वो बड़ा अजीब कमेंट है कि ये किताब हर घर में होनी चाहिए, ये किताब हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो ये बड़ा एनकरेज करता है आपको, अपनी किताब के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, समाज में जो भूख है उसके लिए, जी, कि लोग साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में, वैज्ञानिक दृष्टि के बारे में जानना चाहते हैं, क्या है, हम कैसे अपने को सुधार सकते हैं। और इस मुहिम में
इस देश के लाखों लोग लगे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है और मैं आपसे दरख्वास्त यही करूंगी कि बेबाक भाषा के दर्शकों के साथ भी हम यह विज्ञान पर चर्चा का सिलसिला आपके सौजन्य से आगे जारी रखेंगे और आपका दर्शकों को भी इंतजार रहेगा और हमें खुद को भी इंतजार रहेगा। भाषा, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, इसलिए कि ये सरकार कोई कितनी विडंबना है कि हम अपने को विकसित देश की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं इस तरफ, और एक भी साइंस की चैनल नहीं है जी। हमने ये ठेका बाहर वालों को दे दिया है। यानी तरह तरह की बाहर की अंग्रेज़ी में चैनल्स जो हैं उनको हिंदी करने की कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन अपने देश के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर एक भी नहीं चैनल। तो मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है, शुरू करें जी, मेरा बहुत बहुत पूरा शुक्रिया साथ होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।